हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत लोग मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे जैसे कि यूरोप में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया था लास्ट ईयर। तो ये साल सिचुएशन कैसा है? हम लोग अभी 2024 के मिड तक आ चुके हैं। क्या सिचुएशन थोड़ा बहुत बेटर हुआ या इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है? एंड बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है, उनको ऑफर मिला हुआ है फ्रॉम स्वीडिश कंपनीज, क्या यहाँ पे आना सही रहेगा या इन्फ्लेशन उनका सारा जो सैलरी है ना वो खा लेगा एंड कुछ भी सेविंग नहीं होगा एंड वो इंडिया में अच्छा खासा पैसा भी सेव नहीं कर पाएंगे फ्रॉम स्वीडन। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैं सोचा क्यों ना ये वीडियो में मैं ये सब क्वेश्चंस का रिप्लाई दूं। आप लोगों को पता होगा मैं स्वीडन में ऑलमोस्ट 6 ईयर्स से रह रहा हूँ एंड अभी मेरा स्वीडन में एक होम लोन भी है, क्योंकि मैं कुछ साल पहले एक रो हाउस परचेस किया था यहाँ पे, तो उसका मैं ईएमआई भी पे करता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा गाड़ी है जो प्राइवेट लीज पे है, वो 3 साल के लिए रहता है, वो भी एक टाइप का लोन बोल सकते हैं। एवरी 3 ईयर्स एक नया गाड़ी मिलता है एंड उसका एक ईएमआई टाइप का देना पड़ता है बैंक को। तो मैं बताऊंगा फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव कि इन्फ्लेशन कैसा हुआ है एंड रिलेटेड टू दैट सैलरी कितना इंक्रीज हुआ है एंड क्या ये सही समय है यूरोप में आने का या आपका कुछ भी सेविंग नहीं होगा एंड आपको इंडिया में ही रहना बेटर है। तो ये सारा कुछ मैं आंसर करूंगा, तो वीडियो कंप्लीट देखिए। आपके मन में अगर थोड़ा सा भी डाउट है या आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है जो यहाँ पे आके पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो ये वीडियो कंप्लीटली देखिए फ्रेंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं 2023 में जो इन्फ्लेशन था ना वो बहुत स्टीप था। तो सबसे ज्यादा जो हमने महसूस किया ना, जो मोस्ट ऑफ द इंडियंस ने महसूस किया जिनका होम लोन है वो लोग। तो मेरा जो होम लोन है वो जब मैं स्टार्ट किया था उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 1.6%। तो इतना कम रहता है। देखिए फ्रेंड्स, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 9% वगैरह चल रहा है अभी, तो यहाँ पे 1.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो इसके तहत कैसा है, लोग है ना बड़ा जो घर है ना वो अफोर्ड कर पाते हैं और यहाँ पे लोन ड्यूरेशन भी ज्यादा रहता है कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में एक रहता है 60 ईयर्स तक कैपिंग रहता है और मैक्सिमम आई थिंक 30 ईयर्स तक ही हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग टर्म रहता है, 40 ईयर्स वगैरह का होम लोन रहता है एंड इंटरेस्ट भी कम रहता है। तो मंथली जो कॉस्ट है ना वो बहुत कम हो जाता है। तो इसके तहत लोग जो बड़े घर है ना वो अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि मंथली कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो जाता है। और सेम एज इंडिया, यहाँ पे वो 15% डाउन पेमेंट करना पड़ता है एंड 85% का लोन होता है, किसी किसी केस में 90% का भी होता है। तो मैं जब स्टार्ट किया था तो मेरा इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट था 1.6 के आसपास। उसके बाद है ना मैं कुछ टाइम के लिए लॉक किया था, मतलब वही 1.5 लॉक इन जब किया था 2 साल के लिए, वो 1.5 के आसपास हो गया था। तो 2023 के एंड में वो लॉकिंग पीरियड खत्म हो गया। तो मार्केट में जो रेट चल रहा है तो उस समय ऑलमोस्ट 4% चल रहा था। तो डायरेक्टली मेरा वही 1.5 1.6 से 4% हो गया फ्रेंड्स। और मैं बता दूं इंडिया में क्या होता है, टाइम पीरियड बढ़ जाता है, जो ईएमआई रहता है ना वो कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे टाइम पीरियड सेम रहता है, वो मंथली जो कॉस्ट है ना उसको एडजस्ट करता है। तो मंथली जो मंथ ऑन मंथ पे करना होता है वो इंक्रीज हो जाता है सडनली। और मेरा प्रॉब्लम कैसा था उस समय, वो पर्टिकुलर टाइम पे मेरे मिसेस भी जॉब नहीं कर रही थी, क्योंकि बच्ची भी छोटी थी, तो उसने ब्रेक लिया था थोड़ा बहुत, 1.5 साल का ऑलमोस्ट ब्रेक लिया था। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में वो जॉब नहीं कर रही थी। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इंक्रीज हुआ ना, इसका मुझे सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ। तो इसके चलते जो ईएमआई है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, सीधा 4%। उसके बाद बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 4.75% तक जाके आया। अभी थोड़ा सा कम हुआ है। अभी 2024 के फरवरी से थोड़ा था, बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है और आशा है कि 2024 के एंड तक काफी ज्यादा कम होगा, नेक्स्ट ईयर और भी कम हो जाएगा। तो ये मुझे सबसे ज्यादा इफेक्ट किया था। बाकी फूड इन्फ्लेशन इतना मुझे इफेक्ट नहीं किया, पेट्रोल के प्राइसेस भी ऑलमोस्ट सेम है, 19 स्वीडिश क्रोना पर लीटर। एंड दूसरा है गाड़ी का जो मैं प्राइवेट लीज किया था वो भी थोड़ा सा बढ़ गया है ड्यू टू दिस हाइक इन इंटरेस्ट रेट्स। तो ये था सारा हिसाब किताब जो मुझे ज्यादा इफेक्ट किया है। बाकी जो लोग रेंट पे है उनको ज्यादा ये महसूस नहीं हुआ है। मैं बहुत इंडियन से बात किया,
उनका रेंट भी इंक्रीज हुआ है लेकिन बहुत कम अमाउंट पे, उनको उतना फील नहीं हुआ है। इवन उनका जो फूड इन्फ्लेशन हुआ है ना, ज्यादातर इंडियन उसके लिए ज्यादा कंप्लेन नहीं कर रहे, एंड मैं भी उतना कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मैनेजेबल है कुछ हद तक, क्योंकि इन्फ्लेशन तो पूरे वर्ल्ड में ही हुआ है। इंडिया में अभी मैं जाके आया, वहां पे भी इन्फ्लेशन बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे जो होम लोन का रेट है ना, वो जो ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है ना, वो सबसे ज्यादा हर्ट किया लोगों को। अभी आशा करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके कम होगा, लेकिन अभी मैं सैलरी का बता देता हूँ। तो इसके तहत क्या हुआ, जो सैलरी लेवल्स है ना, यहाँ पे 2% वगैरह इंक्रीमेंट होता है पर ईयर मैक्सिमम। तो कंपनीज ने ये जो सिचुएशन है ना, इसको एड्रेस किया। तो लास्ट ईयर मेरा ऑलमोस्ट 5.5% इंक्रीमेंट हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा है स्वीडन के हिसाब से। एंड ये जो इन्फ्लेशन है उसको काउंटर करने के लिए ये इंक्रीमेंट दिया था। फिर मेरे मिसेस को भी इंक्रीमेंट हुआ, वो ज्वाइन किया 6 मंथ्स के बाद ही उसको इंक्रीमेंट दिया ड्यू टू दिस इन्फ्लेशन। एंड मेरा ये साल का इंक्रीमेंट अभी भी नहीं हुआ, ये लोग अभी करेंगे समर से पहले, जून से पहले। तो मेरे मैनेजर ने इंडिकेट किया उसमें भी जो इन्फ्लेशन है ना उसको टेक केयर किया जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अच्छा खासा इंक्रीमेंट होगा कंपेयर टू लाइक स्वीडिश स्टैंडर्ड्स, जो नॉर्मली होता है 2% वगैरह, उससे काफ़ी ज़्यादा ही होगा। तो ये एक बेनिफिट हो गया, इंक्रीमेंट दबा के हुआ सभी लोगों का। एंड जो लोग जॉब स्विच कर रहे हैं, मैं तो अभी स्विच नहीं किया, जो लोग जॉब स्विच कर रहे हैं उनको भी इंक्रीमेंट है ना वो काफी अच्छा मिल रहा है, 10 to 15% वो जंप कर रहे हैं। आप इंडिया में बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि इंडिया में जब आप जॉब चेंज करते हैं तो 30% to 40% हाइक तो नॉर्मल है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 10% नॉर्मल है जब आप चेंज करते किसी और कंपनी में जाते हैं, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ 20%, 22% वगैरह भी दे रहे कंपनीज, क्योंकि इसके लिए वो बजट एलोकेट किया है, अदरवाइज कोई ज्वाइन भी नहीं करेगा। तो जो भी इंडियन कम्युनिटी है जिनके साथ भी मेरा कांटेक्ट है, अभी जो भी फेस्टिवल्स है उनमें मिलते हैं लोग, तो सबने बोला है अच्छा खासा इंक्रीमेंट भी हुआ है, या जो लोगों ने जॉब स्विच किया उनका जो हाइक है ना वो भी अच्छा मिला है, मोर देन 20-22%। तो जो लोग अभी मान लीजिए इंडिया से फर्स्ट टाइम आ रहे हैं स्वीडन में एंड अकेले आ रहे, तो मैं तो बोलूंगा कुछ भी चिंता मत कीजिए, आपका बहुत ज्यादा सेविंग होगा। आपका अगर फैमिली को लेके नहीं आ रहे, एंड अगर आप फैमिली को भी लाते हैं तो भी इतना बुरा नहीं है, क्योंकि अभी रेंटल मार्केट भी उतना हाइक नहीं हुआ है। रेंटल जो रेंट्स है वो कंट्रोल में है मोरलेस, लेकिन आप जब नए आएंगे कुछ दिन आपको सेकेंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट में रहना पड़ेगा, जो प्राइवेट ओनर से आप लेंगे उसमें थोड़ा बहुत रेंट ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन आजकल गवर्नमेंट का जो हाउस है ना, जो फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट हाउस है, वो जल्दी मिलने लगा है। तो वो 8 to 9,000 स्वीडिश क्रोना में आपको अच्छा घर मिल जाएगा। 1 BHK स्पेशियस 1 BHK रहेगा, जो आप स्मॉल फैमिली के लिए एनफ है। तो उसमें आप जो इन्फ्लेशन है ना वो ज्यादा महसूस नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा पहले से, जो है ना सेविंग थोड़ा सा कम होगा। ऑन द अदर हैंड सैलरी भी ज्यादा मिलने लगेगा। तो ये था पूरा हिसाब किताब। लेकिन अगर आप अकेले आते तो आप कोई बिना कोई चिंता किए आ जाइए। अगर आप फैमिली को नहीं ला रहे तो आपका अच्छा खासा सेविंग होगा। मैं तो बोलूंगा ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए के आसपास सेविंग हो जाएगा पर मंथ। तो आप ईयरली देख लीजिए कितना अच्छा सेविंग होगा, उससे भी ज्यादा होगा। प्लस पेंशन वगैरह का जो अमाउंट है वो तो सेव होगा अलग से। अगर आप फैमिली को भी लेके आ रहे हैं तो भी मैं बोलूंगा 1 लाख के ऊपर ही आपका सेविंग होगा, स्मॉल फैमिली यानी आपका वाइफ एंड एक बच्चा। तो 1 लाख आपका सेविंग हो जाएगा आराम से। जो मैं ये सैलरी जो है ना, एक एवरेज सैलरी कंसिडर करके ये बोल रहा हूँ, जो कि अप्रोक्सीमेटली 45 to 50,000 के रेंज में आता है, जो इनिशियली लोगों को मिलता है। और कुछ दिन रहने के बाद यहाँ पे सैलरी बढ़ने लगता है, तो 55-60 तक आराम से चला जाता है सैलरी। 60,000 क्रोना बोल रहा हूँ मैं। सैलरी के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाया, तो इसमें मैं डिटेल नहीं बोल रहा हूँ। तो ये था मेरा ओपिनियन। अभी सिचुएशन उतना बुरा नहीं है मेरे हिसाब से, एंड अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जा रहा है। तो जो न्यू कमर्स है वो भी आ सकते हैं, क्योंकि वो पहले दिन से घर नहीं खरीदेंगे तो उनको उतना इफेक्ट नहीं होगा और उनका अच्छा खासा सेविंग भी हो जाएगा। अभी मैं और एक वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटा सा चीज बता देता हूँ।
मैं पुणे में रहता था, तो वहाँ के बहुत सारे कलीग्स है ना, वो अभी स्वीडन में आया हुआ है। वो लोग अकेले आए हैं, फैमिली को शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि मान लीजिए वाइफ भी उधर इंडिया में काम कर रही है, तो वो लोग 2 साल वगैरह रह के चले जाएंगे। तो वो लोग सेविंग के इरादे से आए, तो वो बहुत दबा के सेविंग करेंगे। 2 साल में 40-45 लाख सेविंग करने का इरादा है लोगों का, या उससे भी ज़्यादा इफ पॉसिबल। तो वो लोग अच्छे खासे सैलरी पे भी आए हैं, क्योंकि मेरे जितने एक्सपीरियंस है मुझसे ज़्यादा है, एंड इतना सेविंग का टारगेट लेके आए हैं वो लोग। एंड 2 साल के बाद वो वापस चले जाएंगे इंडिया में, और इंडिया में जॉब मिल जाएगा वापस। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा सिनेरियो। आपको आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन मिला मेरे वीडियो से, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे किसी और एक वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।